नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। जो करिश्मा कर दिखाया समाजवादी पार्टी ने, उसकी चर्चा अभी तक हर किसी की जुबान पर है कि जो पार्टी पिछले चुनाव तक कुछ नहीं थी, 2022 में जिस तरीके से उसे पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया राज्य में सरकार बनाने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अच्छा कर जाती है और 37 सीटें मिलती हैं। वो पार्टी का आधार क्या है, वो किस तरीके से टिकी हुई है, किस तरीके से उसको बढ़त मिली, किसकी जमीन पर समाजवादी पार्टी की खेती इस वक्त लहरा रही है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपको इसी चीज पर आगे इस पर चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। जीत के लिहाज से वह प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि अखिलेश की पार्टी के चुने गए सांसदों में से ज्यादातर का नाता एक समय बसपा से, बसपा सुप्रीमो मायावती से रहा है, उनकी पार्टी से रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत के बेताज बादशाह बनकर के उभरे हैं। सूबे की 80 संसदीय सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। पीडीएफ फॉर्मूले ने अखिलेश यादव का साथ दिया। इस नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी को मात देने का मंत्र समाजवादी पार्टी के हाथ जरूर लग गया है। कांशीराम की प्रयोगशाला से निकले नेताओं के सहारे सपा न सिर्फ गैर यादव ओबीसी समाज को बल्कि बसपा के दलित वोट बैंक को भी जोड़ने में सफल रही है। हालांकि 2024 में खड़ी हुई सपा की सियासी इमारत कहीं ना कहीं बसपा की जमीन पर है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बसपा की जमीन पर ही समाजवादी पार्टी की जो पूरी सियासत है, वो सियासत की खेती लहरा रही है। चाहे वो जो बसपा से निकले हुए लोग हैं, जो बसपा को छोड़ करके गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए वो लोग, या फिर कहीं ना कहीं इस बार जो एक दलित वोट बैंक थोड़ा बहुत, चाहे जितनी मात्रा में भी गया समाजवादी पार्टी के साथ, वो भी कहीं ना कहीं बसपा का ही वोट बैंक है। तो बसपा की जमीन पर ही खड़ी है समाजवादी पार्टी की पूरी इमारत। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है तो इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीते 37 में से 17 सांसद ऐसे हैं जिनका किसी न किसी तरह से ताल्लुक बहुजन समाज पार्टी से रहा है। वे बसपा के टिकट पर विधायक रहे या फिर लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम के साथ बसपा के गठन में अपना योगदान दिया। बसपा के संस्थापक सदस्य पूर्व मंत्री घूराराम सपा के प्रति वफादारी जताने वाले पहले बड़े दलित नेता थे। इसके बाद फिर बसपा नेताओं का सपा में आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो लगातार जारी रहा, बंद नहीं हुआ। बसपा से आए नेताओं को टिकट देकर सिर्फ अखिलेश ने अपने सांसदों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उस परिकल्पना को भी तोड़ दिया कि यूपी में दलित और यादव कभी एक नहीं हो सकते। मोहनलालगंज सीट से सपा के टिकट पर सांसद चुने गए आर.के. चौधरी, जालौन से सांसद नारायण दास अहिरवार, जौनपुर सीट से सांसद बने बाबू सिंह कुशवाहा बसपा के शुरुआती दौर के नेता रहे हैं। अहिरवार और आर.के. चौधरी ने बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम की BS4 से राजनीति पारी का आगाज किया था और बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। इसके अलावा बस्ती लोकसभा सीट से सपा के सांसद बने रामप्रसाद चौधरी भी बसपा के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जनता दल से शुरू किया था और बाद में मान्यवर कांशीराम से प्रभावित होकर बसपा का दामन थाम लिया था। श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा और सलेमपुर से सांसद बने रमाशंकर राजभर ने भी अपना सियासी सफर बसपा से ही शुरू किया था। रमाशंकर का सियासी करियर साल 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन 2009 में जाकर उन्हें पहली जीत मिली। बसपा के टिकट पर उन्होंने सपा के तत्कालीन सांसद हरिकेवल प्रसाद को हराया था।
और अब उनके बेटे को मात देकर सांसद बने। श्रावस्ती से सांसद चुने गए राम शिरोमणि वर्मा ने अपना जो सफर है, राजनीतिक सफर, वो बसपा से शुरू किया और 2019 के चुनाव में पहली बार सांसद बने और अब दूसरी बार सपा से लोकसभा सदस्य बने। अंबेडकर नगर सीट पर सपा के टिकट पर सांसद बने लालजी वर्मा ने लोकदल से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया, लेकिन 1996 में उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। इसके बाद वह 2022 के चुनाव में पहली बार सपा में चले गए, पहले विधायक बने और अब सांसद चुने गए हैं। इटावा से सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे 2024 में सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बसपा से की थी। इटावा के जिला अध्यक्ष तक बसपा से रहे हैं, लेकिन सपा की साइकिल पर सवार होकर अब वो संसद पहुंच चुके हैं। एटा लोकसभा सीट से सांसद बने देवेश शाक्य ने अपनी राजनीतिक पारी बसपा से शुरू की थी, लेकिन उनके बड़े भाई विनय शाक्य बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं, मायावती सरकार में मंत्री भी रहे। साथ ही साथ देवेश शाक्य बसपा से जिला पंचायत भी रहे, बसपा के संगठन से भी जुड़े रहे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए। अखिलेश यादव ने देवेश शाक्य को एटा से सांसदी का टिकट दिया और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को हरा दिया। आंवला से सांसद बने नीरज मौर्य भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बसपा से कर चुके थे। बसपा के टिकट पर वो 2 बार जलालाबाद विधायक चुने गए, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह सपा में शामिल हो गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में लोकसभा का टिकट दे दिया। अब वह आंवला से लोकसभा के सांसद हैं। देवेश शाक्य और नीरज मौर्य दोनों ही स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और उन्हीं के साथ सपा में शामिल भी हुए थे। गाजीपुर से लोकसभा सांसद चुने गए अफजाल अंसारी ने भी अपनी राजनीति पारी लेफ्ट से शुरू की थी। उसके बाद सपा से विधायक और सांसद चुने गए अफजाल अंसारी 2019 में बसपा के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने थे। 2024 के चुनाव में सपा के टिकट पर सांसद बने, उन्होंने बसपा से इस्तीफा तक नहीं दिया था। ऐसे ही 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली रुचि वीरा भी इस बार मुरादाबाद से सपा के टिकट पर सांसद बनी है। 2019 में रुचि वीरा ने भले ही सपा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बसपा से ही की थी। सुल्तानपुर से सांसद बने रामभुआल निषाद ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बसपा से की। बसपा के टिकट पर विधायक रहे, मायावती सरकार में मंत्री रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। इस साल लोकसभा चुनाव में सपा ने सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मेनका गांधी के खिलाफ रामभुआल को उतारा और जीतने में सफल रहे। चंदौली से सपा के टिकट पर सांसद बने वीरेंद्र सिंह बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। इसके बाद से वो सपा में है और इस बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। तो आप देखा कितने सारे नाम मैंने गिना दिए जिन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत अपने राजनीतिक सफर की बसपा से की और बाद में समाजवादी पार्टी का दामन थाम के या तो विधायक बन गए या फिर संसद पहुंच गए। कौशाम्बी से सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज सपा के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बसपा से की थी। बसपा के शुरुआती दौर के नेता हैं और मान्यवर कांशीराम के साथ जुड़े रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। इस बार उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज सपा के टिकट पर सांसद बने हैं। कैराना से सांसद बनी इकरा हसन ने अपनी राजनीति पारी का आगाज सपा से किया था, लेकिन उनके पिता मुनव्वर हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन बसपा के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। हालांकि उनका परिवार बसपा से लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी तक में रहा है। तो ये सारा पूरा एक लेखा जोखा कह लीजिए, इतिहास कह लीजिए, और वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं बसपा से जुड़ी रही हैं समाजवादी पार्टी की। तो बसपा ने एक जमीन तैयार करके दे दी जिसके बाद समाजवादी पार्टी
में जाकर के जो लोग चले गए, और एक कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड होता है आदमी का, जो पृष्ठभूमि होती है कि कहाँ से आए हैं आप, चुनाव जीत चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, किस पार्टी से रह चुके हैं। अब चूंकि बसपा जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नंबर 3 की पार्टी रही है, तो उसमें से गए हुए लोग डेफिनेटली अगर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर उतनी ही विश्वसनीयता पाते हैं जितने कि वो अपनी पार्टी को, जिस पार्टी को वो छोड़ करके आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के जितने सारे बहुत सारे लोग जो जीते हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो ये कहने में ना गुरेज है ना परहेज है कि समाजवादी पार्टी की इमारत की जो नींव है वो कहीं ना कहीं बसपा है, और समाजवादी पार्टी की जो इस वक्त खेती लहरा रही है हरी भरी, वो जमीन तैयार करके बसपा ने दी है। जो लोग छोड़ करके गए थे बसपा को, जाकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, ये वो लोग हैं। तो ये एक बात जहन में आई थी कि निकल करके कि इस पर एक वीडियो किया जाए कि आज जिस स्थिति में, मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं बसपा की तैयार की गई जमीन पर है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस मुद्दे को शेयर किया जाए, इस बात को शेयर किया जाए। और बहुत सारे लोग जो कमेंट निगेटिव करते हैं, हालांकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना है, हम सच बोलते हैं, सच्चाई से बोलते हैं। अब वो सच्चाई कड़वी आपको लगती है तो इसमें अब हमारी तो कोई गलती नहीं है, जो होता है जैसा होता है। जैसे किसी एक व्यूवर ने कमेंट किया कि आप झूठ बोल रही हैं, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जब उन्होंने संविधान को लेकर के सरकार के साथ साथ विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस, सबको घेरा। ये बात अभी 2-3 दिन पहले की ही है, जब उन्होंने बाकायदा एएनआई और पीटीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बाइट दी थी। ये तब मुद्दा उन्होंने उछाला था। व्यूअर्स पहले चेक नहीं करते इस चीज को कि हमने जो बोला है उसमें सच्चाई कितनी है। एक बार जाकर के चेक किया कीजिए, देखा कीजिए। वो वीडियो तमाम चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, हर एक चैनल पर अवेलेबल है। डिफरेंट तरीके से लोगों ने इसको चलाया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वो उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है, और यूट्यूब पर तो है ही है, तमाम जगह पर है, आप जाकर देख सकते हैं। हम अपने पास से कोई बात बना करके क्यों कहेंगे, क्या मिलेगा? व्यूवरशिप बढ़ाने जैसा, सब्सक्राइबर बढ़ाने जैसा एजेंडा हमारा नहीं है। वही बात कहते हैं जो बात या तो हो चुकी होती है, किसी नेता ने कही होती है, या कोई घटना ऐसी हो गई होती है, या किसी का कोई ट्वीट आता है, या मायावती का ट्वीट आता है, अखिलेश का आता है, किसी का भी आता है, राहुल गांधी का आता है, या बीजेपी की तरफ से कुछ हो गया होता है। जो कुछ भी हो गया होता है उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं, वही आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। हम भला क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने से आज हम झूठ बोल देंगे, कल को वो चीज पकड़ी जाएगी, उससे नुकसान तो हमारा ही है ना। तो झूठ बोलने जैसा काम हमारे पास नहीं। तो प्लीज कमेंट भी आप लोग एक बार देख के किया कीजिए कि इस बात में सच्चाई कितनी है। खैर, ये तो चंद ऐसे व्यूवर्स हैं, हालांकि आप सब लोग बहुत हमें सराहते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस का इंतजार करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना समय देते हैं, हमें पसंद करते हैं। तभी तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोगों के सहयोग की वजह से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।